आइए सेल एंड लीज बैक पे आते हैं। केयरफुली सुनना, इंटरेस्टिंगली रूल बनाया गया है। सेल एंड लीज बैक मतलब मान लो अपने पास एक 4 लाख रुपया का बिल्डिंग था, हमने उसको बेच दिया मान लो 5 लाख रुपया में, सेल, और तुरंत फिर उसको लीज पे ले लिए। तो एक तो सेल ट्रांजैक्शन है और इमीडिएटली साथ में एक लीज ट्रांजैक्शन भी है। अब लीज ट्रांजैक्शन है तो बुक्स में लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट भी आएगा, कहानी ऐसी बनने वाली है। और अगर आपने सेल किया तो आपका बिल्डिंग डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा बुक से और पैसे भी आएंगे आपको कैश में। सेल एंड लीज बैक, सेल की और वापस असेट को लीज पे ले रहे हैं। सर क्यों करता है कोई आदमी सेल करके वापस से असेट को लीज पे क्यों लेता है? सेल इसलिए करता है कि उसको पैसों की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल टाइट है, और लीज पे इसलिए लेता है कि उसको असेट की भी जरूरत है, कुछ दिनों के लिए भाड़ा पे जरूरत है। तो सेल करेगा तो सेल का एंट्री होगा और लीज बैक करेगा तो आरओयू असेट और लीज लायबिलिटी का अकाउंटिंग होगा। जर्नल एंट्री एक साथ मारना पड़ता है, सेल का भी और लीज पे लेने का भी। तो सर क्या क्या फिगर निकालने पड़ेंगे? सबसे पहले तो आपको बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट निकालना होगा जो आपके बैलेंस शीट में होगा, सेल वैल्यू पता करना होगा, कितना पैसा मिला आपको, जितना भी पैसा मिला वो आपको पता करना पड़ेगा। उसको एक बार के लिए ना हम असेट का फेयर वैल्यू बोलेंगे, जितना पैसा मेरे को मिला बेच करके, दैट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द असेट, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट इफ आई एम सेलिंग द असेट एट फेयर वैल्यू। अगर फेयर वैल्यू से ऊपर या नीचे दाम में बेच रहे हैं एक और कहानी बनेगी, वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। बट मान लो मेरे को 5 लाख में असेट बिक्री हुआ और जब हम लीज पे लिए, मान लो 2 साल 3 साल 5 साल का लीज पे लिए, तो लीज लायबिलिटी तो पीवी करके निकलेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट करके, तो वो निकला मान लो 3,10,000 रुपया। तो सर करना क्या है? अच्छा 3,10,000 रुपया अगर लीज लायबिलिटी निकला तो अकॉर्डिंगली आरओयू असेट भी 3,10,000 का होना चाहिए। भाई लीज लायबिलिटी और आरओयू असेट सेम अमाउंट का होता है। बट केयरफुली लिसन कि इंड एस 116 क्या बोलता है। इंड एस 116 का बोलना है कि अगर आपके पास एक 4 लाख, ध्यान से बड़ा चीज है, अगर आपके पास एक 4 लाख का असेट है, आप 5 लाख में बेच रहे हो और वापस से अपनी बुक्स में 3,10,000 में सेम असेट को लिख ले रहे, वही बिल्डिंग ही तो आप भाड़ा पे ले रहे हो वापस से, तो आप सेम बिल्डिंग को 3,10,000 में लिख ले रहे हो जो कि आपकी लीज लायबिलिटी का अमाउंट है। हम आपको आरओयू असेट को वैसे लिखने नहीं देंगे। तो लोगों ने बोला क्यों? बोला दी आंसर इज कि आप ही का बिल्डिंग था 4 लाख का और आप ही ने उसको 5 लाख में अभी अभी बेचा है और फिर आप ही उसको वापस भाड़ा पे ले लिए हैं। तो सर करना क्या है? करना यह है कि आरओयू असेट का अमाउंट लीज लायबिलिटी के बराबर नहीं होगा, लीज लायबिलिटी इनटू कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू होगा। सर मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है भाई। 4 लाख और 5 लाख का मतलब क्या हुआ? आपकी असेट का कैरिंग अमाउंट 4 लाख था, आपने 5 लाख में बेचा, तो 80% इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ योर असेट इन कंपैरिजन टू योर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में कैरिंग अमाउंट 80% है, तो आपका असेट भी जब लिखा जाएगा तो जो लीज लायबिलिटी जो नॉर्मल मार्केट के हिसाब से आया उतना नहीं लिखा जाएगा। लीज लायबिलिटी का 80% विल बी योर आरओयू असेट, मींस लीज लायबिलिटी इनटू कैरिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू विल बी योर आरओयू असेट। बस इतना सा दिमाग में रख लो। और सर लॉजिक क्या है? क्योंकि सेम असेट को आप बेच करके, ऊंचा दाम में बेच करके सेम असेट को आप अपनी बुक्स में लिख रहे हो, तो हम लोग ये मानते हैं कि जितना आप वापस से लिख ले रहे हो, उसी असेट को बेच के वापस से लिख ले रहे हो, उसके जो मार्केट प्राइस का मूवमेंट है उसको आपको हम असेट में लिखने नहीं देंगे। तो असेट विल बी रिकॉर्डेड एट 80% ऑफ द लीज लायबिलिटी अमाउंट इन दिस एग्जाम्पल।